नमस्कार। पिछले वीडियो में हम आपको जो हमारी लोक सेवाएं हैं उनसे संबंधित बातें पढ़ा रहे थे और हम आ गए थे अनुच्छेद 315 पर। और हमने आपको बताया था 315 में क्या है कि बताया था कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी हम आपको बता गए थे। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हम आते हैं अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 जो है वो ये जो लोक सेवा आयोग हमने 315 के अंतर्गत बताए हैं, इनके जो सदस्य हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो पद की अवधि है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि जो ये आयोग होंगे, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, इन आयोगों में एक अध्यक्ष होगा। इन आयोगों में एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। कुछ सदस्य होंगे। ये जो जिसे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। संविधान ने ये नहीं कहा कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया कि इन आयोगों के सदस्यों की जो संख्या होगी और जो सेवा शर्तें होंगी उनका निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसी भी स्थिति होगी करेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। यानी संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। बस इतना कहा गया है कि यथाशक्य, एज नियर एज में बी, यथाशक्य आधे से अधिक, आधे से नहीं, कम से कम आधे सदस्य, ये कहा गया, सॉरी, आधे से अधिक नहीं, कम से कम आधे सदस्य जो हैं वो कम से कम आधे सदस्य ये कहा गया है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो अपनी नियुक्ति की तिथि पर कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा केंद्र के अधीन या राज्य के अधीन कर चुके होंगे। फिर एक बार मैं बता दूं कि ये कहा कितने सदस्य होंगे, ये संविधान में नहीं कहा गया है, छोड़ दिया गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर जैसी भी स्थिति हो। बस ये कह दिया गया है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र या राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी कर चुके हों अपनी नियुक्ति की तिथि पर। ठीक, एक तो महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है, ये कहा गया है। दूसरा ये कहा गया है कि महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि जो संघ लोक सेवा आयोग में होगा, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, उसका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो होगा। उसकी जो पदावधि होगी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य जो होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, वो जो है वो उसकी पदावधि होगी। मान लो आप 62 साल की उम्र में नियुक्त होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, तो 3 साल बाद ही आप 65 साल के हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे। और मान लो आप 55 साल के हैं और आप नियुक्त होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, तो चूँकि 55 और सब कुछ ठीक ठाक रहा और आप अगर पूरा कार्यकाल करते हैं तो 6 वर्ष बाद यानी 61 साल की आयु में आप वहाँ से सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, उनका चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो,
उनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा। कितना होगा? यानी अंतर है, 6 तो दोनों में है, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष वहाँ है संघ लोक सेवा आयोग की स्थिति में, और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थिति में है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये इनके पदावधि होगी। मान लो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर आप नियुक्त होते हैं तो आपके जो पद की अवधि होगी वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वही आपके पद की अवधि होगी। और ये तो आप जानते हैं कि किसी भी पद पर आप नियुक्त होते हैं तो नियुक्त प्राधिकारी आपका जो है उसको आप अपना त्यागपत्र दे करके कभी भी जो है उस पद से आप हट सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में अगर आप हैं तो चूँकि आपका नियुक्त प्राधिकारी राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति को आप इस्तीफा देंगे, और अगर गवर्नर हैं तो गवर्नर को इस्तीफा देंगे। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, यानी एक या एक से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर बनता है तो उनके भी सदस्यों की जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, जो पदावधि होगी वो यही होगी, क्योंकि अंत में हैं तो वो राज्य के ही लोक सेवा आयोग, इसलिए इनके ऊपर इनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा नहीं की जाएगी। बाकी ज़्यादातर जो विशेषताएं हैं इनकी वही रहेंगी जो राज्य के लोक सेवा आयोगों से संबंधित रहती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जो भी इन राज्य लोक सेवा आयोग, जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम बार बार संयुक्त लोक सेवा आयोग ना कह पाएँ तो भी जो चीज़ हम राज्यों के लिए बताएं वो समझ लीजिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए लागू होंगी। कुछ स्पेशल टाइप की स्पेशल चीज़ें होंगी संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में, वो हम आपको अलग से बताएंगे। जैसे राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, राज्य के लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वहाँ पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आप ये जान लीजिए कि एक और महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 316 में कही गई है, और वो ये कही गई है कि उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र कोई व्यक्ति नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और 6 वर्ष पूरा करने के बाद आप अगर चाहें तो कि दोबारा हम सदस्य हो जाएं तो आप नहीं हो सकते हैं। आप उसी पद पर नहीं जा सकते हैं। जाएंगे, अभी हम आपको आगे बताएंगे कहाँ कहाँ आपकी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन आपकी पुनर्नियुक्ति उसी पद पर नहीं हो सकती है। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हैं, रहे हैं सदस्य, आपका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, आप चाहें कि आपकी दोबारा उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में पुनः सदस्य के रूप में नियुक्ति हो जाए तो नहीं हो सकती। ये हमारा संविधान कहता है कि पुनर्नियुक्ति आपकी उसी पद पर नहीं हो सकती। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात आपकी हो गई जो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जो अनुच्छेद 317 है, अनुच्छेद 317 जो है वो इन सदस्यों के हटाए जाने और निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 317 जो इनका जो पद से जो हटाया जाना और निलंबन से संबंधित है, ये भी है अनुच्छेद 317। तो याद रखिएगा कि जिनकी नियुक्ति की जाती है, तो जब उनको नियुक्ति की जाती है तो उसी समय ये भी बता दिया जाता है कि उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे हटाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो चाहे महत्वपूर्ण बात इसमें ये समझने वाली बात है कि एक बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और ये बहुत पूछी जाती है और सब कुछ जानते हुए भी आप गलत करते हैं। इसलिए हम जो समझाना चाहते हैं उसको समझाने के पहले ही हम आपके सामने आके ये बात बता देना चाहते हैं कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, इनके सदस्यों को या अध्यक्षों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा इन जनरल
कि जो नियुक्त प्राधिकारी होता है वही हटा सकता है आपको। आपको हमने बताया कि राज्यों का जो लोक सेवा आयोग होगा उसमें अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यों के लोक सेवा आयोग के भी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, उसको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। वो हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति भी मनमाने तरीके से उनको नहीं हटा सकते। केवल एक ही आधार संविधान में दिया गया है और वो आधार है कदाचार का। याद रखिएगा, केवल एक ही आधार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर इनके ऊपर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा कि वो उन पर लगाए गए आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय से करवाएं। और जांच की प्रक्रिया अनुच्छेद 145 में दी गई है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जांच कराता है और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रतिवेदन होता है, अगर कदाचार का दोषी वो पाया जाता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के बाद कदाचार के आधार पर सदस्य अध्यक्ष को हटा देंगे, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग से हो और चाहे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग से हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से इनको संरक्षण है ताकि इनको राजनीतिक प्रभाव और प्रलोभन से दूर रखा जा सके। कि आप किसी राज्य लोक सेवा आयोग में हैं तो आपके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया, आप किसी दबाव में नहीं आए, आपने संविधान और कानून के अनुसार काम किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार आपको हटा दे। तो राज्य सरकार आपको हटा नहीं सकती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण संरक्षण दिया गया है कि आपको तभी हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 145 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच पूरी कर ली हो और जांच में सुप्रीम कोर्ट ने आपको दोषी पाया हो और वो कहे कि ठीक है, अब इनके ऊपर जो आप कदाचार का आरोप लगा था वो कदाचार का आरोप सही है, तब राष्ट्रपति आपको हटा देंगे। और जब तक सुप्रीम कोर्ट, जब तक ये कार्य नहीं हो पाता है, जब तक ये रहता है, तब तक राष्ट्रपति आपको निलंबित रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 317, जो महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन इसी में एक छोटी सी बात थोड़ी और बची है। अगर कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि बिना जांच कराए ही राष्ट्रपति आपको हटा सकते, लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति ही। जैसे आपको दिवालिया निर्णीत कर दिया गया हो, आपको दिवालिया, मान लो कोई सदस्य है लोक सेवा आयोग का, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, अगर उसे दिवालिया घोषित किया जा चुका है, जो है उसे दिवालिया न्याय निर्णीत किया जा चुका है। नंबर 1 क्या कंडीशन है? दिवालिया। दूसरी कंडीशन दी है इसी संविधान में, ये सब संविधान में कंडीशन दी है और इसलिए सिर्फ संवैधानिक कंडीशनों को ही आपको दिमाग में रखना है, सब चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है। दूसरा, अगर आप किसी सवेतन रोजगार में लग जाते हैं, यानी आप सदस्य अध्यक्ष रहते हुए आप किसी अन्य सवेतन रोजगार में लग जाते हैं और आप शारीरिक या मानसिक दुर्बलता का शिकार हो गए हैं, शैथिल्य का शिकार हो गए हैं, तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि वो पूरी प्रक्रिया से ही आप हटाए जाएंगे जो अभी हमने आपको बताई राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो बिना उस प्रक्रिया के आपको सीधे हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। और सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के लिए नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, राज्यों के लोक सेवा आयोग के मामले में भी हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को ही दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 319।
और 319 है कि पद धारण से प्रतिषेध, पद धारण से प्रतिषेध, यानी रोक, यानी कौन पद आप धारण कर सकते हैं कौन नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये इसलिए शामिल किया गया है ताकि आप भविष्य में नियोजन के लालच में आकर के कोई भी ऐसा काम ना करने लगे जो आपको ना करना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से भारत का संविधान कहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा, वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कहीं भी नियोजित नहीं हो सकेगा। यानी अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहिए और वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद आपको केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं माना जाएगा और आप नियोजन के पात्र नहीं होंगे, आपको नियोजित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा यहाँ रखना है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग आपको लगाना है। कोई क्वेश्चन आता है ऊपर से, चलिए संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, चूँकि वो सुप्रीम है, इसके बाद लोक सेवा आयोग की जो हायरार्की होगी उससे बड़ा कोई पद नहीं है, इसलिए वो किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। लेकिन जो सदस्य है संघ लोक सेवा आयोग का, वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, यानी सदस्य था, अपना कार्यकाल पूरा कर चुका, या और कार्यकाल के पहले भी अगर हम कहते 6 वर्ष का कार्यकाल था, 4 वर्ष बाद किसी कारण से चला गया तो भी वो अपात्र नहीं हो गया है। तो कुल मिलाकर के जो सदस्य था वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो है उसका अध्यक्ष बन सकता है, उसका अध्यक्ष बन सकता है। यानी उसके लिए अभी दरवाजे खुले हैं, कहाँ के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए जा सकता है, दौड़ में है भी वो, और वो किसी भी राज्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का, अभी तो हम कहाँ की बात की, अभी तो हमने यूपीएससी की बात की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की बात की और उनके सदस्य की बात की कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग में आते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होंगे, वहाँ भी उनका अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो जो अध्यक्ष होगा वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और वो यूपीएससी का क्या है, सदस्य बन सकता है वो भी। और जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है, वो जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है और संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। और ध्यान रखिएगा, ये सारे लोग जितने मैंने बता दिए, इसके अलावा केंद्र की सरकार में या राज्य की सरकार में किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। उनको केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन और कहीं भी नियोजित नहीं किया जा सकता। उनके लिए सिर्फ यही दरवाजे, यही पद बचे हैं भविष्य में प्राप्त करने के लिए, और कोई भी पद बचा नहीं है। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि ये सारे लोग किसी भी प्रलोभन से या भविष्य में किसी पद की प्राप्ति की आकांक्षा में संविधान और कानून के विरुद्ध काम ना करने लगें और ये अपना काम, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें, संविधान और कानून के अनुसार करें।
ये व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। आपको पता ही है, आपने बताया था कि इनके जो व्यय हैं वो संचित निधि पर आधारित हैं, ताकि इन संचित निधि आधारित कर दिए गए हैं ताकि इन्हें पूरी आर्थिक और वित्तीय जो है वो स्वायत्तता रहे। और यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि इनको जो वेतन भत्ता आदि सब मिलता है, तो इनके जीवन काल में जो है, जो भी इनका टेन्योर है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन ना किया जाए। इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया गया है ताकि ये भयमुक्त होकर के और बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। लेकिन आप ये भी सब जानते हैं कि बहुत सारे राज्य के लोक सेवा आयोग अपनी कार्यशैली को लेकर के बदनाम रहे हैं, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और ये भी जानते हैं आप कि अधिकतर आरोप जो हैं वो सही पाए गए हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है कि लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब लोक सेवा आयोगों के लिए ऐसी खबरें आती हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ा हृदय विदारक और तोड़ने वाला होता है। लेकिन फिर भी चीज़ें सुधर रही हैं और आगे भी चीज़ें सुधरती रहेंगी। अब जो है वो आता है अनुच्छेद 320, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और ये है जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोगों के कृत्य कार्य के काम क्या है। तो देखिए, जो लोक सेवा आयोग के काम है महत्वपूर्ण, लोक सेवा आयोग के कई, चाहे जब हम कहते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य तो हम लिखते हैं आयोगों, तो चाहे तो सब जब हम ये बात कर रहे हैं तो मतलब आप जान लीजिए कि हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का है। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अगर वो संघ लोक सेवा आयोग है तो संघ यानी केंद्र, और वो राज्य लोक सेवा आयोग है तो वो जो राज्य की जो विभिन्न सेवाएं हैं उनमें होने वाली नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि परीक्षाओं का आयोजन करना, परीक्षाओं का आयोजन करना। अगर वो संघ लोक सेवा आयोग है तो वो संघ की सेवाओं में होने वाली नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा, और वो राज्य लोक सेवा आयोग है या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो वो उन राज्य या राज्यों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। इसके अलावा जो काम है उसका, वो एक तरीके से सलाहकारी है, परामर्श देने से संबंधित उसका काम है हमारे इन आयोगों का। क्या है? सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण जो वो परामर्श देगा, वो देता है जो हमारी सिविल सेवाएं हैं, सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए जो भर्ती की पद्धतियां हैं, जो भर्ती की पद्धतियां हैं, तो पद्धतियों से संबंधित, भर्ती की जो पद्धतियों से संबंधित जो विषय हैं उन पर वो सलाह देता है। सिविल हैसियत से सेवा करने वाले व्यक्ति पर, जो भी सिविल हैसियत से सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक डिसिप्लिनरी विषयों पर सलाह देता है वो सरकार को। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सिविल सेवाएं हैं तो इन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और ट्रांसफ़र करने में जो अपनाए जाने वाले सिद्धांत हैं उन विषयों पर जो है वो सलाह देता है। आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति तहसीलदार था, अब उसका प्रमोशन होना है जो है उप जिलाधिकारी के पद में, या कोई व्यक्ति AAO के पद पर था, अब उसका प्रमोशन होना है TO के पद पर, तो फिर वो DPC होती है, कहाँ होती है? लोक सेवा आयोग में होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं, तो इन सारे विषयों पर, चाहे आपका एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति हो, ट्रांसफ़र हो, तो इनमें
इन सब में जो अपनाए जाने वाले सिद्धांतों हैं, तो ऐसे विषय पर तथा ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति और ट्रांसफ़र जिनका होना है, किनका होना है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे अभ्यर्थी होते हैं उनकी उपयुक्तता पर जो है वो परामर्श देता है। हम इसमें काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं, फिर आपको संक्षेप में कह दें कि याद रखिएगा कि इसका काम सलाह देना है किस पर? नियुक्ति पर, प्रोन्नति पर और ट्रांसफ़र। इनके संबंध में कौन से सिद्धांत अपनाए जाए, ये सलाह देना किसका काम है? ये काम है हमारे लोक सेवा आयोगों का। और ऐसा होता है, हमने उदाहरण दिए इसलिए थोड़ा आपको लंबा हो गया कि जब अभी आप या तो जानते होंगे, नहीं तो जब आप सेवा में आएंगे तो देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम वैसे सामान्यतः डीपीसी विभाग करता है, प्रोन्नति विभाग करता है, लेकिन कई ऐसे पद हैं जिनकी डायरेक्ट भर्ती सीधे लोक सेवा आयोग से होती है, लेकिन प्रमोशन से भी हम उस पद पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पदों, जैसे उदाहरण के तौर पर उप जिलाधिकारी हम सीधे लोक सेवा आयोग से बन सकते हैं परीक्षा पास करके। और एक तरीका ये होता है कि अब नायब तहसीलदार बने, नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर के तहसीलदार बने, और तहसीलदार से जब आपको उप जिलाधिकारी बनना होगा तो फिर इसमें जो है वो लोक सेवा आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। और जब आप लोक सेवा आयोग से नियुक्त होते हैं तो जान लीजिए कि जब आपको राज्य सरकार कोई सजा देती है, चाहे वो डिसमिसल या रिमूवल की ही क्यों ना हो, तो उसमें भी लोक सेवा आयोग की भूमिका होती है, उसमें भी लोक सेवा आयोग की मुहर लगवाई जाती है। जब लोक सेवा आयोग इस बात की मुहर लगा देता है कि अमुक व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगे थे, जिनकी जांच कराई गई, और सरकार अगर उनको हटाना चाहती है तो हटा सकती है, तो उनके रिमूवल या डिसमिसल में या रैंक की रिडक्शन में भी लोक सेवा आयोग की भूमिका होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो वास्तव में लोक सेवा आयोग, जो हमारे लोक सेवक हैं उनके लिए है महत्वपूर्ण बात, कि हम जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर अपने कर्तव्य के पालन के दौरान, माने जो हम ड्यूटी करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसका निर्वहन करते हुए हम काम कर रहे होते हैं और हमारे विरुद्ध तमाम विधिक कार्रवाइयाँ संस्थित हो जाती हैं। तो जो विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें बहुत सारा हमारा व्यय हो जाता है, और बाद में हम दावा करते हैं कि ये व्यय हमें जो है, चाहे हम संघ के प्रति ड्यूटी निभा रहे हों, संघ सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, चाहे किसी स्थानीय सरकार की ड्यूटी करते हैं, और अपने कर्तव्य के निर्वहन में हमारे विरुद्ध जो संस्थित विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं, हमें अपना बचाव करना पड़ता है, तो हमारा बहुत सारा पैसा खत्म हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो हम सरकार से मांगते हैं कि हमें दिया जाए पैसा, तो सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेती है और उसी अनुसार काम करती है। इसके अलावा भी आप ये जान जाइए कि और वास्तव में ये खर्च कहाँ से दिया जाता है। आप जानते हैं कि ये जो खर्च दिया जाएगा आपको, ये भारत की संचयी निधि से दिया जाएगा, राज्य की संचयी निधि से दिया जाएगा। तो वास्तव में राज्य की संचयी निधि से या संघ की संचयी निधि से ये व्यय किया जाए कि ना किया जाए, तो वास्तव में आप कार्रवाई भले ही आपके ऊपर हो रही थी, आपके ऊपर आरोप लगे थे तमाम, अब आपने अपनी प्रतिरक्षा में व्यय किया है, लेकिन आपका अधिकार है कि आप अपने बचाव में किए गए खर्च की मांग राज्य सरकार से कर सकें, और राज्य सरकार आपको पैसा देती है या नहीं देती है, ये इस पर निर्भर करता है कि लोक सेवा आयोग इस संबंध में क्या सलाह देता है। और याद रखिए, एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसी संबंधित, अनुच्छेद 323, और वो है प्रतिवेदन से। तो याद रखिए कि जो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य सेवा आयोग हो, ये सब राष्ट्रपति को या राज्यपाल को
प्रतिवेदन देते हैं कि साल भर में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और बाद में ये प्रतिवेदन जो है विचार के लिए संसद और विधानमंडल में भी जाता है। तो ये 323 में सिर्फ इतना ही है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिवेदन। आप ये जान लीजिए कि बस इसमें थोड़ा सा और बचा है कि एक तो ये हो गया आपके संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। अब इसी में हम आपको एक छोटा सा टॉपिक है जो बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, भाग 14 का और अनुच्छेद 323 का, और ये संबंधित है प्रशासनिक अधिकरणों से। किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो अक्सर पूछा जाता है, ये प्री में खूब पूछा जाता है। तो ये जान लीजिए कि जो हमारी संसद है, जो हमारे देश की संसद है, उसको अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर संघ के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की स्थापना कर सके। और ये जो ट्राइब्यूनल्स होंगे वो संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर जो कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित जो विवाद होंगे, जो परिवाद होंगे, उनके संबंध में न्याय निर्णय करेंगे। आप जानते हैं कि नियुक्ति, पदोन्नति, डिसमिसल, रिमूवल, रैंक रिडक्शन, ये सब आए दिन होता रहता है। तो पहले जब ये नहीं था तो पहले व्यक्ति जब अपने विभाग से हार जाता था तब वो सीधे हाई कोर्ट की शरण लेता था। तो हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले बढ़ने लगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बढ़ने लगे। तो ये सर्विस मैटर्स को लेकर के फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ स्तर पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और राज्य स्तर पर भी ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की गई है, और सिर्फ इसीलिए की गई है ताकि इस प्रकार के जितने मामले हैं वो इन ट्राइब्यूनल्स में सुने जा सके, ताकि आप सरकारी कर्मचारी को भी सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। तो ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये जो हैं अनुच्छेद 323 का और भाग 14 का। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो आगे का है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।